Assalamu alaikum students. I am Dr. Mohammad Ali, your chemistry teacher. And in this video lecture, we are going to discuss phenol, which is the topic of chapter number 9. Now, first of all, phenols are aromatic compounds having one or more OH groups. ठीक है बेटा, फिनॉल वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप्स होते हैं. ठीक है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर OH ग्रुप्स bonded to the carbons of benzene ring. तो बेटे जब बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप्स आके अटैच हो जाएंगे तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्म होंगे वो क्या कहलाएंगे? फिनॉल्स. वैसे तो बेटा फिनॉल्स एक ग्रुप है, ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूं फिनॉल्स, द सिंपलेस्ट वन इज फिनॉल in which one OH group attaches to the aromatic ring, due to which the formula is C6H5OH, and it is also called carbolic acid. ठीक है भाई, सबसे सिंपलेस्ट जो है उसे फिनॉल कहते हैं, जिसमें एक OH ग्रुप होता है और बेटा फॉर्मूला C6H5OH, और इसे क्या कहेंगे? कार्बोलिक एसिड. लाइक दिस इज एरोमेटिक रिंग. So this is an aromatic ring. When it is drawn like that, it means it is benzene. All the carbons are at the corners with one hydrogen. As I said, जब एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह एक OH ग्रुप लगेगा तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा जिसे क्या कहा जाता है? फिनॉल या कार्बोलिक एसिड. ठीक है बेटा, अब इसका जो नाम रखा गया वो कैसे रखा गया? बेंजीन का पुराना नाम था फीन. ठीक है भाई, बेंजीन का पुराना नाम क्या था? फीन. फिनाइल से निकला था. अब इन्होंने क्या किया? फीन में से आखिर वाला ई हटाकर सफिक्स लगा दिया ओल, तो क्या बन गया? फिनोल. यू नो ओल सफिक्स रिप्रेजेंट्स करता है OH ग्रुप को. ठीक है भैया, आप सब लोग जानते हैं कि ओल सफिक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? OH ग्रुप को. अब देखिए भाई, हमने जब नोमेनक्लेचर किया था तो हमने सारे ही होमोलोगस सीरीज का कर लिया था, बट मैंने कहा था कि एरोमेटिक में असल में जो नोमेनक्लेचर है वो फिनॉल में, और उससे ओवरऑल एरोमेटिक का जो नोमेनक्लेचर है वो कवर हो जाता है. ठीक है भाई, अब इसमें हम यूज करेंगे वो नोटेशंस जो कि हमने पढ़ी थी बेंजीन के आखिरी टॉपिक में. इफ यू रिमेंबर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसमें जो नोटेशंस हमने पढ़ी थी ऑर्थो पैरा मेटा, वो भी यूज हो सकती है, नंबरिंग भी यूज हो सकती है. इट्स अप टू यू. अब अगेन बेटा, ये सबसे सिंपलेस्ट वन है जिसमें रिंग पर एक OH ग्रुप अटैच्ड है. यू नो इट इज कॉल्ड फिनॉल और कार्बोलिक एसिड. नाउ व्हेन देयर आर टू OH ग्रुप्स,
on the ring. You can say dihydric phenol. We have discussed this in alcohols. The same terminology will be used here. If you remember, when there were two OH groups on aliphatic chain, we used to call it dihydric alcohol. In the same way, if there are two OH groups attached to aromatic ring, it will be a dihydric phenol. Now remember, the first substituent attached to the carbon is this one. So this carbon will be considered number 1, and that's how the numbering is being done. अब डाइहाइड्रिक का मतलब ये है कि एक और OH ग्रुप अटैच है, तो अगर यहां अटैच है तो आईयूपैक नेम में आप कह सकते हो उसको 1,2 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन। ठीक है भाई, डिफिकल्ट तो नहीं है, पहले दूसरे पे 2 OH ग्रुप है तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन। You can also call it orthohydroxyl phenol. You remember positions 2, 6 were named as ortho, position 3, 5 meta, and position 4 para. So we can use this notation as well. So if I consider this together, ठीक है भाई, तो एक OH है इसमें एरोमेटिक रिंग पे, तो इसे हमने क्या लिख दिया, फिनोल। और देखो सेकंड कार्बन पर दूसरा OH है ना, है भाई, सेकंड कार्बन पे दूसरा OH है, जिसे ऑर्थो पोजीशन भी कहते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, ऑर्थो हाइड्रोक्सिल। इसका एक कॉमन नेम आपको लाजमी याद रखना है, बहुत मशहूर है, क्योंकि कैटिकॉल। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह अगर ये दूसरा OH इधर है और नंबरिंग विल रिमेन द सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो आईयूपैक में मैं से अब क्या कहूंगा, 1,3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन या मेटा हाइड्रोक्सिल फिनॉल। It has a common name called resorcinol. You have to remember it. Now, similarly, if the second OH is located here, numbering will remain the same in any case, 1, 2, 3, 4. Now, the IUPAC name will be, 1,4 dihydroxyl benzene, dihydroxybenzene. Another name will be, fourth position is called para, so para hydroxyl phenol, and the common name is hydroquinone. Hydroquinone. So catechol, resorcinol, and hydroquinone all are dihydric phenols. Now, when there are 3 OH groups like that, numbering will remain the same again, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now we can say 1, 2, 3
trihydroxybenzene. Now remember, ortho, meta, para are only used to indicate the position of substituents in di-substituted benzene. What do you mean by that? If there are only two groups substituted on benzene ring, only then you will use the notations of ortho, para, meta. In case of 1,2,3 trihydroxybenzene, there are three substituents, so you can either represent them by numbering, as I have written the name 1,2,3 trihydroxybenzene, or you can use its common name pyrogalol. Okay, now we can do this to rest of the groups as well. Like if is nitro group attached to the second carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, you can say 2 nitrophenol or orthonitrophenol, because positions 2 and 6 are also termed as ortho. Similarly, if the nitro group is located here, numbering will remain the same, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the name will be written as 3-nitrophenol or metanitrophenol. Now considering this, now you must be able to make the structure. If I say 4-nitrophenol or paranitrophenol, and you should also give the name if structure is given to you. Now, a famous compound is this. Numbering will be done as follows: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now there are 3 nitro groups substituted on the ring of phenol. So IUPAC name will be 2,4,6 trinitrophenol. But this compound also has a very important common name that you have to remember, and it is picric acid. Picric acid. Now I want to show you another compound that is actually not phenol, but it is quite related to this picric acid, and you also have to remember it. Now now recall the name of this mono-substituted benzene. When methyl group was substituted on ring, you should remember we used to say it toluene. Now if I do the same, three nitro groups on positions 2, 4, 6 respectively, the name will be 2,4,6 trinitrotoluene. TNT, trinitrotoluene, TNT. It is a famous explosive, TNT.
ठीक है बेटा, ये एक फेमस एक्सप्लोजिव है TNT। अच्छा, कुछ और रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए ताकि आपका एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर एक साथ ही कंप्लीट हो जाए। शायद मैंने ये बात बोली थी कि मैं एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर फिनोल में कराता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट इन डिटेल। नाउ when two benzene rings are attached together, this combination or this compound is called naphthalene. This is called naphthalene, and it has fixed carbon positions. These are the 8 carbons available for substitution. So when the OH group attaches to carbon number 1 of naphthalene like this, it will become 1 naphthol, ol suffix, or alpha naphthol. It is also quite famous by this name, alpha naphthol. सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में जो बायोकेमिकल एनालिसिस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो डिटेक्शन टेस्ट है, दैट इज मॉलिश टेस्ट, उसमें अल्फा नेफ्थॉल यूज करते हैं। दिस इज अल्फा नेफ्थॉल और 1 नेफ्थॉल। सिमिलरली when the OH group is attached to the second carbon, I said that the positions are already fixed in naphthalene. So if OH group is attached on the second carbon, it will be called 2 naphthol or beta naphthol. Now some of the structures are remaining, like when there is a methyl group attached on benzene ring, it is known as toluene. When there are 2 methyl groups attached to the ring on adjacent carbons, it is called xylene. Xylene. Remember, when the second methyl is on adjacent carbon, it will be orthoxylene. When the second methyl group is on meta position, it will be metaxylene. And when the second methyl group is on para position, it will be called paraxylene. And the last structure is when isopropyl group attaches to benzene ring. We can call it isopropyl benzene, but it also has a common name called cumene. Cumene, that you have to remember. So this is the nomenclature of aromatic compounds. All in all, I can say that it will help you. Now the structure of phenol. Now we know the structure of the ring, so we are not going to talk about that. We are talking about this substituted group bonded to ring actually.
Now this oxygen is bonded to the sp2 hybridized carbon of ring by sigma bond. Obviously, you know, this is the sign of sigma. And on the other hand, this oxygen is also bonded to hydrogen by another sigma bond. Okay. So oxygen on one hand is bonded to the sp2 hybridized carbon of ring by sigma bond, and on the other hand to hydrogen by another sigma bond. Now remember, both OC and OH bonds are polar, and this is due to the high electronegativity of oxygen and also due to the lone pairs. You know, oxygen has 6 electrons, 2 lone pairs and 2 single. So oxygen is more electronegative, due to which both the bonds are polar, like that. So these are the structural points that you need to remember about phenol. Now, comparing it with alcohols, you must know few of the important differences between the two. The foremost of which is shorter carbon oxygen bond lengths. Remember, the bond length of carbon and oxygen in alcohol is somewhat greater than phenol. Now, what does that represent? This is an important thing, conceptual thing. If the bond length of carbon and oxygen is shorter in phenol, it actually suggests that the bond is a bit more stronger in phenol than in alcohol. And why is it so? Bond is same, both the atoms are same, one is carbon, other is oxygen. So how come the bond length of carbon oxygen is smaller or shorter in phenol and larger in alcohol? How does it make sense? So quite simple scientific reason. बेटे अगर बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन की फिनॉल में शॉर्टर है, इसका मतलब यहां बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब यहां पोलैरिटी ज्यादा है as compared to alcohol, and obvious reason is the conjugates electron system of the aromatic ring that is not found in alcohol. And other important difference is more basic oxygen. More basic oxygen means more negative oxygen, and more acidic hydrogen means more positive hydrogen. So these are the differences. Remember, the carbon oxygen bond length in phenol is lesser than that of alcohol, showing that the bond is stronger and the polarity is higher. Oxygen is more basic, hydrogen is more acidic, and both of these effects are due to the delocalization or delocalized pi electron system of the aromatic ring. मैंने स्टार्ट में कहा था कि you have to do the physical properties by your own, and you will be doing that in this topic as well. I will verbally tell you some of the important ones. Like phenol is a colorless, crystalline, poisonous solid. Remember, it is poisonous. It has characteristic odor. It is solid at room temperature, so its melting point is 41 degrees centigrade and boiling point is 182.
Remember, it is soluble in water above 68.5 degrees centigrade. Means when the temperature of water is 65 degrees centigrade or more, I think I have mixed the value, 68.5 degrees centigrade. Now, below this temperature, phenol is only slightly soluble in water, making a solution a pink solution, pink colored solution. ठीक है भाई, ये पॉइजनस है, जैसे कि पहले बता चुका हूं. ब्लिस्टर्स, अगर आप इसको बेयर हैंड्स के साथ टच करेंगे तो इट कैन कॉज ब्लिस्टर्स ऑन योर स्किन बिकॉज इट इज डेलिक्विसेंट. ये NaOH की भी सेम प्रॉपर्टी है. सॉलिड NaOH, सॉलिड फिनॉल, अगर आपने अपने बेयर हैंड से टच किया, आपके हैंड्स पे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे? बिकॉज बोथ आर डेलिक्विसेंट सॉलिड. Deliquescent, what does that mean? They absorb moisture from the air and keep on hydrating themselves, which is highly exothermic reaction. Now what will happen if you touch solid NaOH or phenol by your hands? It will start absorbing moisture of your skin, and the heat released from that process will cause blisters. Okay, it is used as disinfectants and so on. Now, a very important concept from which many MCQs can be made. Some of the MCQs were present in the previous tests. And this is the comparison of acidity and this comparison is going to be executed between alcohol, phenol and carboxylic acid. And since I have written them in this particular sequence, so actually most acidic among them is carboxylic acid, after which phenol is placed, and alcohols are least acidic of these three. ठीक है भाई, एक वैल्यू होती है जिस तरह कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम अगर आपने सुना हो, Ka is the dissociation constant of acid. Ka, इसकी जितनी कम वैल्यू होती है एसिड उतना, सॉरी जितनी ज्यादा वैल्यू होती है एसिड उतना स्ट्रांग होता है, जितनी वीक ज्यादा होती है उतना वीक होता है. अब जिस तरह pH कैलकुलेट करते थे तो हम कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग निकालते थे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बहुत छोटी होती है, एक्सपोनेंट -5, 6, 7 इस रेंज में आती है. बिल्कुल ऐसे ही ये जो Ka है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसकी वैल्यूज भी इसी तरह होती है. तो हम इसका भी नेगेटिव लॉग निकालते हैं और फिर मामला उल्टा हो जाता है. pKa की वैल्यू जिस तरह pH है, वैसे ही pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है एसिड उतना वीक होता है. सो अल्कोहल्स की है 16 to 20 और इस pKa की वैल्यू जितनी कम होती है एसिड उतना स्ट्रांग होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड की है 5 और फिनॉल की इन दोनों के बीच में है, तो ये इन दोनों के इंटरमीडिएट है. तो बेटा याद रखिएगा Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट और P इसके पीछे जो है वो उसका नेगेटिव लॉग है. अब pKa की वैल्यू कम होगी तो एसिड स्ट्रांग होगा, ज्यादा है तो वीक हो. सो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू फिनॉल विच इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल. So this is the order of acidity. And what is the reason behind this?
Reason is the stability of their conjugate basis. Conjugate base किसे कहते हैं? Conjugate base कह रहा हूं, सिर्फ बेस नहीं, conjugate base. बेटा जब कोई भी एसिड आयोनाइज होता है, जैसे कि ये ऊपर लिख रहा हूं कि HCl आयोनाइज होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, एसिड से जो नेगेटिव आयन बनता है वो क्या कहलाती है? उसकी कॉन्जुगेट बेस. ठीक है भाई, एसिड की आयोनाइजेशन में एसिड के मॉलिक्यूल से जो नेगेटिव आयन बनता है वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट बेस. अब याद रखिएगा बेटा कि कॉन्जुगेट बेस जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी ही ज्यादा वो उसी फॉर्म में रहेगी. उसी फॉर्म में रहेगी मतलब H पॉजिटिव से कंबाइन नहीं होगी. H पॉजिटिव से कंबाइन नहीं होगी तो H पॉजिटिव सॉल्यूशन में बाकी रहेंगे तो एसिडिटी ज्यादा रहेगी. आप सोचें अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है तो वो दोबारा H पॉजिटिव से कंबाइन हो जाएगी और इस तरह सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे और इसकी वजह से पीएच भी जो है वो बढ़ जाएगी, या उल्टा कह लीजिए कि एसिडिटी कम हो जाएगी, पीएच को छोड़ दें. ठीक है ना भाई, H पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी. So the very reason for this is the stability of conjugate base. So the most stable conjugate base is of carboxylic acid. So RCOOH, carboxylic acids, when they are dissolved in water, ionizes into H positive and RCOO negative carboxylate ion is its conjugate base, which is very much stable. So it does not readily recombine with H positive ions, so that H positive ions remain in solution and the solution remains more acidic. Now, but when it comes to phenol C6H5OH, which can also be drawn like that. So when phenol ionizes in water, H positive ion and C6H5O negative means phenoxide ion is formed. Now the phenoxide ion is less stable than carboxylate, so it recombines with H positive more readily than carboxylate, due to which some of the H positive ions are consumed and the acidity is less. Now in a structural form, carboxylate ion looks like this. And in alcohols, ROH, so H positive and RO negative, alkoxide ion is their conjugate base, which is even less stable than phenoxide ion. इसी वजह से बेटा ये और कम टाइम के लिए सरवाइव करता है. So it combines more readily with H positive ions, causing its consumption and reduction in the acidity of solution. Now, if someone wants to ask why carboxylate ion is more stable conjugate base than rest of the two, so the structure of carboxylate ion is somewhat like that. Okay.
and the negative charge transfer between oxygen to oxygen in this way. ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है, ये इसके स्टेबल होने की वजह है। अच्छा जी, फिनॉक्साइड आयन के ज्यादा स्टेबल होने की क्या वजह है एल्कोक्साइड से? ड्यू टू इट्स डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, due to the delocalized pi electron system। इससे क्या होता है बेटा, वो नेगेटिविटी जो कि OH ग्रुप की है उससे पाई इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे ऑब्वियसली, और वो और ज्यादा डीलोकलाइज होंगे तो और ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अल्कोहल में इन दोनों में से कोई भी फैक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट स्टेबल। अच्छा बेटे, इसके बाद हमें बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। अब देखिए भाई, फेडरल बोर्ड में फिनॉल की प्रिपरेशन के 4 मेथड्स गिवन है, जिनमें से 2 तो वही है जो सिंध बोर्ड में है। पहला है रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए भाई, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? अगर आपको याद हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या था? जब बेंजीन पर SO3H ग्रुप अटैच होता है तो वो क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर उस SO3H की जगह H को रिप्लेस कर दे Na, तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है बेटा, अब इसमें Na पॉजिटिव है और ये पूरा नेगेटिव है। जब हम इसका रिएक्शन NaOH से करेंगे, इनफैक्ट इन दोनों को मिक्स करके इतना हीट करेंगे कि फ्यूज हो जाए अराउंड 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो बेटा ये SO3Na इन दो में से एक Na से मिलकर क्या बना लेगा? Na2SO3। सोडियम सल्फाइड। एक NaO जो है वो रिंग से अटैच होगा, क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर। अब बेटा ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, जब इसका रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या HCl से करेंगे, ठीक है भाई, ये जब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया
जब इसका रिएक्शन हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट, तो बेटा ये Na पॉजिटिव यहां सल्फेट के साथ आएगा और एक हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा? फिनॉल एंड सोडियम सल्फेट। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन NaOH से किया तो सोडियम फिनॉक्साइड मिला। फिर बेटा सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से किया, HCl से करेंगे, जब भी यही होगा फिनॉल बन जाएगा। सेकंड मेथड इज बेस हाइड्रोलिसिस of chlorobenzene, which is called Dawes method. ठीक है भाई, बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, दैट इज डाउस मेथड। सिंध बोर्ड की बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, डाउन्स लिखा हुआ है। वो डाउन्स प्रोसेस वो है सोडियम के एक्सट्रैक्शन वाला, जो कि टीएमसी में इंक्लूडेड नहीं है। ये डाउस मेथड कहलाता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या होगा कि हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे कराएंगे? बेस NaOH से at 625 Kelvin and 300 atmosphere pressure। तो बेटा ये Cl इस H से मिलकर क्या बना लेगा? HCl। और ये जो NaO है ये रिंग पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, अगेन क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब जब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो आप जानते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट से करें या HCl से करें? तो क्या हासिल हो जाएगा? फिनॉल। तो वही बेटा ये NaH को हटा के Cl से जुड़ेगा, क्या बनेगा? NaCl। और उस Na की जगह ऑक्सीजन से कौन अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो OH क्या बन गया? फिनॉल। So this is the second method, Dawes method. Third method is oxidation of cumene, which is not included in SIN board. Oxidation of cumene. अच्छा भाई, अभी आपको मैंने बताया था कि क्यूमीन जो है वो क्या होता है? बेंजीन रिंग पर क्या अटैच होगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है भाई, क्यूमीन क्या होता है? बेंजीन रिंग पर क्या अटैच होगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज क्यूमीन। बेटा जब मैं क्यूमीन का रिएक्शन कराऊंगा ऑक्सीजन से at 60 to 80 degree centigrade in the presence of a catalyst, तो जरा गौर से देखिएगा, ये जो पूरा ग्रुप है CH3 CH3, ये ग्रुप इन दो में से एक ऑक्सीजन से मिलकर O2 मतलब दो ऑक्सीजन है ना,
दो में से एक ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लेगा, एसीटोन, और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होके OH ग्रुप फॉर्म करेगा और रिंग से बॉन्ड बना के क्या फॉर्म कर लेगा, फिनोल। ठीक है भाई, ये ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन है, द थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। द लास्ट मेथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखें भाई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एनिलीन से बनती है। पहले तो इसको देख लें, एनिलीन क्या है बेटा, जब बेंजीन रिंग पर अमाइन ग्रुप अटैच होता है NH2, तो इसे हम एनिलीन कहते हैं। और जब एनिलीन का रिएक्शन HNO2 नाइट्रस एसिड से किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl at temperature below 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखो बेटा ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच होगा, N2Cl। ठीक है भाई, एक एन ये है, एक एन ये है, Cl यहां से आया, ये N2Cl अटैच हो गया बेंजीन रिंग पर। और जब बेंजीन पर N2Cl अटैच होता है तो इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखो भाई, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ठीक है भाई, जब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर, तो बेटा वाटर से OH ग्रुप N2Cl को हटाकर रिंग से अटैच होकर क्या बना लेगा, फिनोल। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस और HCl फॉर्म होगा। ठीक है भाई, तो ये है फिनोल की प्रिपरेशंस। इसके बाद है बेटा रिएक्शंस ऑफ फिनोल। अच्छा भाई, अब फिनोल की जो रिएक्टिविटी है उसकी दोनों वजूहात हैं। पहली वजह है OH ग्रुप, उसके अलग रिएक्शंस होंगे। दूसरी वजह है बेंजीन रिंग, उसके अलग रिएक्शंस होंगे। अब मैं बेंजीन रिंग के आगे लिख रहा हूं एक्टिवेटेड। सो इफ यू रिमेंबर, जब हमने पढ़ा था ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, उसमें आपको बताया था कि OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब OH बेंजीन रिंग पर अटैच्ड होगा, ठीक है बेटे, जब OH बेंजीन रिंग पर अटैच्ड होगा तो बेंजीन की रिएक्टिविटी जो है वो पहले से काफी ज्यादा होगी। तो अब बेंजीन रिंग जो कि ज्यादा रिएक्टिव है पहले से, कुछ रिएक्शन बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी की वजह से होंगे,
कुछ रिएक्शन जो है वो OH ग्रुप की वजह से होंगे। ठीक है ना। अब ये आपको याद होना चाहिए कि OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। आपको बताया था एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। किन पोजीशंस पे? ऑर्थो पैरा या 2, 4, 6 पोजीशंस पे, जिन पर फिर अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का और फर्दर सब्स्टिट्यूशन होती है। तो भाई सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो करनी है रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। ठीक है भाई, सबसे पहली जो बात हमने करनी है वो क्या है? रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, और वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि हमने पढ़े थे बेंजीन में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो। अब इसमें सबसे पहला है हैलोजिनेशन। ठीक है भाई, सबसे पहला है इसमें हैलोजिनेशन। बेटा जब हम फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक CS2, CCl4, तो क्या होगा बेटा? एक ब्रोमीन एटम रिंग से हाइड्रोजन हटाकर उस पर अटैच होगा। अब आप ये जानते हो कि जब एक ग्रुप पहले से मौजूद है तो नए आने वाले ग्रुप की पोजीशन कौन डिसाइड करता है? जो ग्रुप पहले से मौजूद है, OH। तो जब ब्रोमीन एटम रिंग से अटैच होने के लिए आएगा, वो रिंग पर कहाँ अटैच होगा ये OH ग्रुप डिसाइड करेगा। और क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो कुछ रिंग्स में OH को ऑर्थो पोजीशन, Br ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा। और कुछ रिंग्स में Br जो है वो मेटा पोजीशन पे लगेगा, सॉरी पैरा पोजीशन पे लगेगा, और क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। एंड रिमेंबर, यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि वेन एवर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू आइसोमर्स of a substance, both will be formed, one in large quantity called the major product and other is in small quantity called minor product. तो अब यहाँ ऐसा ही ना कि ब्रोमीन अगर ऑर्थो पे लगेगा तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा, पैरा पे लगेगा तो पैरा बनेगा, दोनों बन सकते हैं, दोनों बनते हैं, बट यहाँ पैरा ज्यादा बनेगा। अच्छा, ये फिनॉल और ब्रोमीन का रिएक्शन था नॉन पोलर मीडियम में। देखो मीडियम का कितना इफेक्ट होता है कि अगर हम इसी फिनॉल और ब्रोमीन का रिएक्शन एक्वस पोलर मीडियम में करें, तो यहां पर फिनॉल का रिएक्शन, अब देखो AQ लिख दिया नीचे, एक्वस ब्रोमीन के साथ है। तो एक्वस ब्रोमीन के साथ क्या होगा कि 3 ब्रोमीन एटम्स अटैच होंगे ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे, और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल।
ठीक है भाई, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है भाई, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजनेशन। दूसरा होगा बेटा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप आके अटैच होता था और नाइट्रो बेंजीन बनता था, यहाँ नाइट्रोफिनॉल बनेगा और वही सब कुछ सेम है बिल्कुल। कि जब हम फिनोल का रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड से, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से बेसिकली, तो वैसे सिंपल रिएक्शन होगा वही कि बेटा नाइट्रिक एसिड क्या डोनेट करता था, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, जो कि रिंग से अटैच होने के लिए जब आएगा तो पहले से मौजूद OH ग्रुप, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो कुछ ग्रुप्स में ऑर्थो पे लगा देगा और कुछ ग्रुप्स में पैरा पे लगा देगा। तो इस तरह भाई दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये तो सिंपल है। तो भाई जब डाइल्यूट से कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा जब कॉन्सेंट्रेटेड से करेंगे, ठीक है भाई, जब फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो बेटा एक साथ 3 नाइट्रो ग्रुप्स, ठीक है भाई, एक साथ 3 नाइट्रो ग्रुप्स रिंग के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर अटैच होंगे और क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, यानी कि पिक्रिक एसिड। अभी हमने देखा था नोमेनक्लेचर में कि इसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, दैट इज नाइट्रेशन। अच्छा भाई, थर्ड इज ऑब्वियसली सल्फोनेशन। ठीक है भाई, थर्ड इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या है बेटा, जब रिंग पर सल्फ्यूरिक एसिड से आने वाला सल्फोनेट ग्रुप अटैच होता है तो इसे हम क्या कहते थे, सल्फोनेशन। और उसके लिए हमें किससे रिएक्शन कराना पड़ता था बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से। अब देखिए होता यह है कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड से, so at low temperature 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वही बेटा सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनेट SO3H ग्रुप डोनेट करेगा जो रिंग से जाके अटैच होगा। और क्योंकि पहले से OH ग्रुप मौजूद है तो वो नए आने वाले सल्फोनेट ग्रुप को कुछ रिंग्स में
ऑर्थो पोजीशंस पे लगा देगा, क्या बनेगा? ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड। कुछ रिंग्स में पैरा पोजीशन पे लगाएगा, ठीक है भाई। कुछ रिंग्स में ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, कुछ रिंग्स में पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड और पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड बनेगा। अच्छा, होता ये है बेटा कि लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है, पैरा प्रोडक्ट माइनर होता है। अब इसी सेम रिएक्शन को अगर हाई टेम्परेचर पे करो तो सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है भाई, सब कुछ सेम रहेगा, इक्वेशन पूरी सेम होगी, बस मेजर आप ऑर्थो की बजाय किसके नीचे लिख दोगे? पैरा के नीचे। तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पैरा इज मेजर। दोबारा इक्वेशन में नहीं लिख रहा, इक्वेशन इज सेम। बस याद रखिएगा कि अगर लो टेम्परेचर है 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा, और अगर हाई टेम्परेचर है तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तीसरा रिएक्शन हो गया सल्फोनेशन। ठीक है भाई। अच्छा, ये वो रिएक्शंस थे जो बेंजीन रिंग से हो रहे थे। अब वो रिएक्शंस होंगे बेटा जो कि OH ग्रुप की वजह से होंगे, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। ठीक है भाई, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप्स। ये एसिडिटी ऑफ फिनॉल है बेसिकली। इसमें सबसे पहला रिएक्शन है ये एसिडिक नेचर। देखो, जब हम फिनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल या सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, ठीक है भाई, सोडियम मेटल से या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से करते हैं, तो फिनॉल बिल्कुल एसिड की तरह, फिनॉल का हाइड्रोजन जो है वो मेटल से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है बेटा, और क्या फॉर्म हो जाता है? सॉल्ट। तो यहाँ पे आप देखो कि फिनॉल का हाइड्रोजन जो है वो सोडियम मेटल से रिप्लेस हुआ, क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हम फिनॉल का रिएक्शन NaOH से करेंगे जब भी ऐसे ही होगा। ठीक है बेटा, सोडियम मेटल फिनॉल के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बना लेगा? सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट और वाटर। अब बस ये याद रखिएगा कि कुछ रिएक्शंस में तो इसका एसिडिक कैरेक्टर शो होता है, बट फिजिकली ये इतना वीक एसिड है कि इसका लिटमस पेपर के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑन लिटमस। और इसी तरह जो एसिड्स की एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी होती है, डू नॉट इवॉल्व CO2 फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। यह है ना बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कि जब हम फिनॉल का एसिड्स का रिएक्शन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बट फिनॉल इतना वीक है कि ना लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट है और ना ही ये वाला
इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अच्छा भाई, सेकंड रिएक्शन है कार्बो ऑक्सिलेशन ऑफ फिनोल। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बो ऑक्सिलेशन ऑफ फिनोल? भाई डी कार्बोक्सिलेशन की तो बात कई बार हुई है। डी कार्बोक्सिलेशन था रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बोक्सिलेशन क्या होना चाहिए फिर? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटे जब हम फिनॉल का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है भाई, तो अब रिएक्शन दो वेज में जा सकता है। देखो भाई, लो टेम्परेचर ठीक है भाई, लो टेम्परेचर यानी कि 120 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनता है 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट। ठीक है भाई, क्या बनता है? सोडियम बेंजोएट मतलब COO Na, और 2 हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होगा। ठीक है भाई, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट which is also called सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है भाई, ये क्या है? सोडियम सैलिसिलेट। और आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसी से एस्पिरिन यानी डिस्पिरिन बनती है। एस्पिरिन या डिस्पिरिन जो होती है ना बेटा, उसका जो जेनेरिक नेम है, एस्पिरिन बहरहाल उसका जेनेरिक नेम है, उसका जो केमिकल नेम एक्चुअल है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो वो इसी से बनता है। अच्छा, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर्म होता है 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। तो ये देखो बेटा, फिनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से ऐड हो रही है, ठीक है बेटा, और क्या बन रहा है? लो 120 टू 140 पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, और थोड़े हाई टेम्परेचर पे 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। बेटा इस रिएक्शन को कॉल्बी श्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है भाई, कॉल्बी श्मिट रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। तो ये हो गई कार्बो ऑक्सिलेशन इन ऑफ फिनॉल। लास्ट है बेटा इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। और ऑक्सीडेशन में आप ये बात याद रखेंगे कि फिनॉल इतना ज्यादा रिएक्टिव है, कोई रिएक्शन नहीं है इसके अंदर, वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बेटा फिनॉल इतना ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कि पूरा रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और एंड अल्टीमेट प्रोडक्ट्स फिर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन इज जस्ट लाइक कंबस्शन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे रिएक्शंस और फिनॉल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। यूजेस में एक दो चीज़ें वैसे तो खैर फेडरल बोर्ड में लिखे हुए ही नहीं है, बट रिसेंट बोर्ड में लिखे हुए हैं, तो कुछ काम की बातें हैं, जैसे कि इससे एस्पिरिन बनाई जाती है, इंक बनाई जाती है, ये आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक फिनॉल, एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।